हो गया। ठीक है। हाँ, तो जी। ये हमारे ये आज के टॉपिक है, भूमि के आकार, भूमि के गुण, वास्तु योग भूमि का परीक्षण, यानी जिस भूमि पे हमें भवन बनाना है उसका परीक्षण हम किस तरह से करेंगे। फिर गृहारंभ यानी प्रवेश जब हम करते हैं तब कौन से शकुन को हम देखेंगे। शास्त्रों में लिखा हुआ है जब आप गृह प्रवेश करते हो तब कुछ शकुन ना होते हैं तो वो अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे। अभी आते हैं भूमि के शुभ आकार में। तो भूमि का आकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भूमि चकोर यानी स्क्वायर चौरस है उसमें वास्तु करने से प्रचुर प्रमाण में धान्य आदि यानी अनाज का उपज होता है। हमें हमारे घर में धन धान्य की हमेशा धन धान्य भरे रहते हैं। फिर हाथी के समान आकार वाली भूमि धनदायिनी होती है, यानी वो मनी फ्लो पैसा का स्रोत वहां ज्यादा होता है ऐसी भूमि में। सिंहाकृति भूमि गुणी पुत्रों को जन्म देती है, यानी गुणी पुत्र देते हैं हमें। वृषभ यानी बैल के आकार की भूमि है, उसमें आवास बनाने से पशु एवं वाहनों का सुख हमें मिलता है। यानी पहले पशु की वो होते थे, गाय भैंस घोड़े ये सब पालते थे उस समय, और वाहनों का सुख मिलता है। इस आज के परिवेश में हम देखेंगे तो वाहनों का सुख है, ये सब हमें ऐसी भूमि से मिलता है। वृत्ताकार भूखंड भूखंड वृत्ताकार में तो भद्रपीठ के आकार की भूमि में श्रेष्ठ आजीविका प्रदान करती हुई हमें, यानी बिजनेस हो या हमारा नौकरी पेशा हो तो वो वृत्ताकार में हमें काफी अच्छा लाभ होता है। त्रिशूल के आकार की भूमि वीरों एवं साहसियों को बनाती है तथा धन एवं सुख देती है। त्रिशूल आकार की भूमि, जो भूमि लिंग के आकार की होती है वह लिंगियों यानी लिंगोपासकों जो शिव उपासक होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनके लिए उपयुक्त होती है, यानी उनके लिए फायदेमंद होती है। यानी मठ आश्रम बनाना है तो इस तरह की भूमि में वो ज्यादा फायदेकारक होती है। जो भूमि प्रासाद यानी महल महल तथा ध्वज के आकार की होती है वह पदोन्नति यानी पदों में उन्नति देने वाले और प्रतिष्ठा देने वाली होती है। जो भूमि कुंभ यानी घड़े के आकार की होती है वह धन की वृद्धि दर्शाती है, यानी वहां धन की वृद्धि होती है। तो ये जो आकार बताए हुए हैं वो शास्त्रों में उस समय बताए हुए हैं, आज तो मिलना शायद काफी मुश्किल है इस तरह की शेप की भूमि। कुंभ के घड़े के आकार की शायद मिल भी जाए, मगर जो घोड़े की है, वृषभ बैल के आकार की है, ध्वज के आकार की है, तो ये सब शास्त्रों में हमें बताया गया कि इस तरह की भूमि जो होती है वो श्रेष्ठ होती है। ऐसी भूमि कभी कभी देवों को भी दुर्लभ होती है, ऐसा कहा गया है। मुख्य आकारों के शुभ और अशुभ भूखंड यानी शुभ अशुभ भूमि। वर्गाकार भूमि यानी जो स्क्वायर भूमि होती है वो सुख समृद्धि हमें देती है। सबसे श्रेष्ठ भूमि ये कही जाती है जो चौरस भूमि होती है, स्क्वायर होती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक समान होती है, वो सुख समृद्धिदायक होती है। फिर आयताकार यानी रेक्टेंगल भूमि, तो जिसकी लेंथ यानी चौड़ाई से लंबाई डबल हो, उससे ज्यादा ना हो, वो शुभ होती है। उससे कम चल सकती है, उससे ज्यादा ना हो। चौड़ाई से लंबाई जो है डबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी जो रेक्टेंगल भूमि है, आयताकार भूमि है, वो भी श्रेष्ठ होती है, शुभ फल देती है वो भी। उस ऐसी भूमि पर आवास बनाना अति लाभदायक होता है। फिर गोलाकार भवन, उसके ऊपर यदि भूखंड यदि गोल है, उसके ऊपर यदि आपने गोल आकार का भवन बनाया, गोल आकार की बिल्डिंग बना दी, तो वो शुभ है, अन्यथा वो नुकसानकारक है, अशुभ है। तो गोलाकार भूमि है समझो, तो उसके ऊपर हमेशा गोलाकार भवन बनाना चाहिए, तो वो शुभ फल देती है, अन्यथा वो नुकसानकारक होती है। फिर त्रिभुजाकार भूमि सरकार से दंड और यह पुत्र हानि भी ये देती है। त्रिकोणाकार जो भूमि होती है वो हमें दंडित करती है,
यानी वो भी नुकसान कारक ही है। ऐसी भूमि को हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसी भूमि में हमें निवास नहीं बनाना चाहिए। फिर ये गौमुखी भूमि है, जो आगे से सक्रिय होती है, यानी चौड़ाई कम होती है, पीछे जो प्लॉट का हिस्सा है वो चौड़ा होता है, उसे गौमुखी भूमि कहते हैं। वो निवास हेतु शुभ है। यहाँ आप औद्योगिक कोई इकाई नहीं लगा सकते हो, वो नुकसान देगी, यानी दुकान बना ली तो वो भी वो नुकसानदेह है। तो यहाँ गौमुखी भूमि जो है वो रहने के लिए उत्तम है। उसी तरह सिंहमुखी, सिंहमुखी भूमि जो आगे से जो चौड़ी होती है, पीछे से सक्रिय होती है, यानी पीछे नेरो होती है वो। तो ऐसी भूमि में औद्योगिक इकाई, दुकान वगैरह लगा सकते हो आप। ये रहने के लिए अशुभ है, निवास के लिए अशुभ है, रेसिडेंस इसके ऊपर नहीं बनाना चाहिए सिंहमुखी भूमि में। तो इस तरह से सिंहमुखी भूमि यदि आपके पास है और रेसिडेंस बना रहे हैं तो आपको उसको सोचना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए। उसी तरह सम षष्ठभुजा आकार, यानी 6 कॉर्नर हो जिसके, षष्ठभुजाकार 6 कोने वाली जमीन जो होती है, प्लॉट जो होता है वो शुभ होता है। उसी तरह सम अष्टभुजाकार जिसकी भुजाएं 8 हो, 8 कोने बने हुए, वो भी शुभ होती है। मगर काफी दुर्लभ भूमियां होती है ये। षष्ठाकार और अष्टाकार भूमि भी शुभ होती है। ये शास्त्रों में ऐसा उनका वर्णन दिया हुआ है। अब अशुभ आकारों की भूमि जो हमें पीड़ा देती है, नुकसान देती है, ऐसी भूमि में जो भूमि त्रिकोणाकार हो, जैसा हमने भी देखा त्रिकोणाकार भूमि हो वो पुत्र हानि करती है। जो भूमि षटकाकार हो वह शौर्य शौर्य की हानि करती है। जो भूमि सूप के आकार की हो, सर्प आकार की हो, वह धन हानिकारक होती है। जो भूमि व्यजन, यानी हाथ से चलने वाला जो पंखा होता है ना, पुराने जमाने में होता था जो हाथ से पंखे चलाते थे, उस आकार की भूमि है तो वह धर्म की हानि करती है, यानी पीछे जो संतान होती है वो अधर्मी पैदा होती है। फिर जो भूमि मूर्जाकार, यानी मृदंग मृदंग के आकार की होती है, वो वंश की भी हानि करती है। यह भूमि भी वंश की हानि करती है। जो सर्पाकार या मंडूकाकार हो, मेंढक के समान, वह भूमि भय उत्पन्न करती है। ऐसी भूमि में निवास करने से हमेशा किसी न किसी का भय लगा रहता है। जो गधे की आकार की हो वह भूमि धनहीन करती है, तथा जो अजगर के आकार की हो वह मृत्यु भय देती है, मृत्यु समान कष्ट भी देती है। वो अजगर की आकार की है ना, सर्पाकार भूमि, आप इस तरह से भी उसे ले सकते हो। जो भूमि चिपटाकार हो, यानी 2 सिरों पर उभरी तथा 2 सिर जैसे हो, मध्य में चपटी हो और ऊपर से 2 गोलाकार जैसे सर हो उसके, तथा हथौड़े के आकार की भूमि पौरुषहीन बनाती है। उसमें पुरुषों की न्यूनता होती है, यानी पुरुष परिवार में पुरुष की कमी होती जाती है। जो भूमि कौवे अथवा उल्लू के आकार की हो वह दुख, शौक तथा भय प्रदान करती है। तो भूमि कौवे के आकार की, यानी उस तरह की, उसका जो आकार दिखता हो आपको कौवे जैसा, जैसा आपने उसका प्लॉट का फोटो लिया हो तो उसमें आप देखोगे कि उसका जो है आगे का मुंह छोटा हो, कौवे की तरह अंदाज से आपको ऐसा दिखे, ऐसी भूमि नुकसानकारक होती है। सर्पाकार भूमि हमने देखा जो पुत्र और पौत्रों का नाश करती है, यानी वंश का नाश करती है। बांस के समान गांठ गठीले आकार की भूमि जो टेढ़ी मेढ़ी होती है और कहीं कहीं बीच में उपसी हुई होती है, यानी बांस के तरह आपको दिखेगी, गन्ने की तरह आपको दिखेगी, वो भूमि वंश हानि करती है। जो भूमि सुअर, ऊंट, बकरा, धनुष, फरसा, यानी कुहाड़ी की तरह जो होता है, परशुराम के पास जो फरसा था उस आकार की भूमि हो, उसमें आवास बनाने से मैले कुचेले मूर्ख तथा अपने अध्यापकों को मारने वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। यानी मूर्ख मूर्ख भी होते हैं और अपने अध्यापक यानी अपने गुरुओं को मारने वाले पुत्र ऐसी भूमि में उत्पन्न होते हैं। जिस भूमि का आकार
क्रुकलास यानी गिरगिट होती है उस तरह का हो, शव यानी मुर्दा का, मुर्दे के शव जैसा है, आदि के समान हो, तो वह मृत पुत्र देने वाली तथा धननाशक होती है। नहीं, वह मृत पुत्र का जन्म होता है और धननाशक भी वो होती है। जो भूमि दुर्गम हो तथा जिसमें पापियों की संतान का निवास रहा हो, ऐसी भूमि हमें साथ त्याग देनी चाहिए। दुर्गम यानी बहुत दूर हो, और जिसमें पापियों की संतान का निवास हो अभी या रहा हो, ऐसी भूमि को हमें त्याग देनी चाहिए। हमें पता हो कि इस भूमि में, इस प्लॉट पे कोई अच्छे लोग नहीं रहते थे, तो हमें जानबूझ के वो भूमि को त्याग देना चाहिए। फिर आगे है गंभीर शब्दावली एवं ऊंची भूमि के गुण। गंभीर शब्द वाली यानी जिससे आप ठोकोगे ना लकड़ी से या कुछ झाड़े मोटे हो उससे, संबल जैसे से, तो भूमि में गंभीर आवाज आएगी, यानी ठोस आवाज आएगी। तो वो जो है वो गंभीर आवाज वाले पुत्रों को जन्म देती है। जो भूमि ऊंची है वो उन्नतशील पुत्रों को प्रदान करती है, यानी पुत्र जो होते हैं हमेशा तरक्की करेंगे वह ऐसी भूमि में। जो भूमि ऊंची है यानी खड्डे में नहीं है, समभूमि यानी लेवल में है, सुखप्रद होती है। जो भूमि समभूमि है, लेवल जो भूमि है, न वह खड्डा है न पत्थरे हैं, सम है, तो वो भूमि सबसे अच्छी होती है और सुख प्रदान करती है हमें। उसी तरह विकट भूमि के वास्तु का फल, जो भूमि दिखने में विकट हो, उबड़ खाबड़ हो, वह शूद्र जाति के निवासार्थ शुभ होती है। शूद्र लोग होते हैं जो मजूर वर्ग करते हैं, जो लेबर वर्ग जो है, जो हम आज की भाषा में कहेंगे, उनके लिए वो शुभ होती है। तथा दुर्ग बनाने के लिए भी शुभ होती है। जैसे दुर्ग यानी दीवार बड़ी सी बनानी हो, महल जैसा बनाना हो, तो वो उसके लिए शुभ होती है। वह चोरों और डाकुओं के लिए भी वो अनुकूल होती है, परंतु अन्य लोगों के लिए शुभ नहीं है। जैसे तो ऐसी भूमि हमें त्याग देनी चाहिए। जो विकट भूमि हो, देखने में उबड़ खाबड़ हो, तो ऐसी भूमि को हमें त्याग देनी चाहिए। कुश काश एवं फल युक्त भूमि में वास्तु का फल, तो जिस भूमि में कुश यानी दर्भ, जो हम गणपति को चढ़ाते हैं ना, दर्भ, तथा काश से युक्त भूमि में वास्तु करने पर ब्रह्म तेज से उत्पन्न पुत्र उत्पन्न होते हैं। यानी ऐसी भूमि हमें पसंद करनी चाहिए जिसमें दुर्वा भी हम कहते हैं उसे, दर्भ को, घास से युक्त यानी छोटी छोटी घास उगी होती है। ऐसी भूमि में वास्तु करने से, यानी ऐसी भूमि में निवास बनाने से जो पुत्र हैं वो ब्रह्म तेज समान पुत्र उत्पन्न होते हैं। जिस भूमि में दूब की अधिकता हो उसमें वीर पुत्र उत्पन्न होते हैं। दूब भी एक प्रकार का घास होता है जो बड़ा सा होता है। जैसे दुर्वा है ना, दुर्वा छोटी है, दूब थोड़ा बड़ा होता है उससे, ये एक हाथ के जितना होता है, करीबन 1-1.5 फुट का। तो ऐसी भूमि में वीर पुत्र उत्पन्न होते हैं। फलों से संपन्न भूमि में आवास निर्माण करने पर धन तथा पुत्रों की प्राप्त होती है। जिस भूमि पर फलों के पेड़ लगे हुए हो, फूलों के पेड़ लगे हुए हो, ऐसी भूमि में यदि आप आवास बनाते हो तो धन और पुत्रों की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक रूप से भूमि में जैसी वनस्पति उगती है, आप देखोगे ना कोई कोई भूमि में जिस तरह की वनस्पति उगती है उसके गुण वहां के निवासियों में आ जाते हैं। तो उस भूमि में जैसी वनस्पति उगती है, यानी वैसे वनस्पति है, वैसे गुण वहां के निवासियों में आ जाते हैं। दुर्वा यानी दूब में जीवनी शक्ति की अधिकता होती है। तो जिस भूमि में दुर्वा हो, ऐसी भूमि में जीवन की शक्ति अधिक होती है। ऐसी भूमि में रहने वाले जीवन युक्त तथा वीर पुरुष होते हैं। तो ये भी एक भूमि के लक्षण है, उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। स्थिति के अनुसार अशुभ एवं ताज्य भूमि के लक्षण, जो भूमि को हमें त्याजना चाहिए। तो नदी किनारे भूमियां होती है ना, जो नदी के कटाव में चली जाती है, तो वहां वास्तु बनाने से या
वहां रेसिडेंस बनाने से मूर्त पुत्र उत्पन्न होते हैं, या पुत्र ही मृत होते हैं, यानी मृत पुत्र ही होते हैं, मरे हुए पुत्र का जन्म होता है या मूर्ख होते हैं। तो नदी के कटाव की जमीन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, चाहे आप किसी भी पर्पज से ले रहे हो। फिर जिस भूमि में के मध्य में पत्थर हो, वहां वास्तु करने से, यानी वहां निवास करने से, वहां घर बनाने से पुत्रों को दरिद्रता आती है। फिर गड्ढे वाली भूमि में वास्तु से पुत्र असत्यवादी होते हैं। जिस भूमि में गड्ढा हो, ऐसी भूमि में निवास करने से असत्यवादी पुत्रों का जन्म होता है। पर छेदों दरारों वाली जिस भूमि में दरारें हो, ऐसी भूमि पशुओं एवं पुत्रों को रोग पीड़ित करती है। वो ऐसे घर में हमेशा बीमारियां लगी रहती हैं। दरारों वाली भूमि है, उस पर आपने निवास बना लिया, फिर आप रहते हो, तो वहां हमेशा रोग पीड़ित रहेगी, यानी बीमारी लगी रहेगी। फिर टेढ़ी मेढ़ी भूमि जो है, उसमें वास्तु करने से विद्या विहीन पुत्र उत्पन्न होते हैं, यानी वो कुछ अभ्यास नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ यही है आज के परिवेश में, टेढ़ी मेढ़ी भूमि में वास्तु करने से विद्या विहीन पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी भूमि में हमें निवास नहीं करना चाहिए। फिर त्याज्य भूमि, यानी जो भूमि को हमें त्याज देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ऐसी भूमि जो है वो सांप के आकार की है, बिल्ली के आकार की है, लाठी यानी लकड़ी, आपके हाथ में जो लठ होता है, जो लाठी की जैसे आकार की भूमि पुत्रों को पीड़ा देगी हमेशा। सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी है, लाठी जैसी है, तो वो हमेशा पुत्रों को पीड़ा देती है। मुसल के आकार की भूमि, मुसल यानी वो जो लठ होती है ना, जिससे हम मसाले कूटते हैं, समझ में आया मुसल? हेतल जी? मुसल यानी जो खायणी दस्ता का जो दस्ता हाँ, होता है। दस्ता होता, पहले लकड़ी का आता था लंबा सा। हाँ, बड़ा आता था जिससे हम मिर्ची वगैरह कूटते थे। हाँ, जो पहले, अभी भी गाँव में ऐसा है कि वो बड़े सा तो लकड़ी का बेसिकली तो वो सिलेंडर शेप ही हुआ ना, लॉन्ग सिलेंडर शेप। सिलेंडर वो प्रॉपर नहीं ऐसे हुआ। बड़ा सा बैम्बू स्टिक टाइप ही होता है ना, हाँ, बैम्बू स्टिक टाइप ही होता है, पर भरा हुआ होता है लकड़ी भरा से। हुआ होता है, और ऊपर से क्या थोड़ा सा पतला होता है, नीचे से थोड़ा ऐसा थोड़ा ब्रॉड होता बीच है। में, हाँ बीच में थोड़ा उपसा हुआ रहता है। ओके ओके हाँ, ओके, वो पकड़ने को अंडरस्टूड। थोड़ा इजी रहेगा उस तरह से। हाँ 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 हाँ, यानी नीचे से शायद गोलाकार भी हो थोड़ा। गोलाकार भी होता है, हाँ। हाँ, तो डिफरेंट शेप्स हाँ, बेसिकली। तो ये उसको हम मुसल कहते हैं। तो मुसल के हम्म। आकार की भूमि हो, जैसे कि वो लंबी हो गई मगर आगे आगे से थोड़ी सी नेरो है, पीछे से बीच में गोल हो रही है, पीछे और हाँ हाँ आगे हाँ उसके आकार की हो गई, तो हाँ। ऐसे में वो गंवार पुत्र को जन्म देगी, और वो हम्म वंश के लिए भी घातक है, यानी वंश भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाएगा ऐसी भूमि हम्म में। घोर भूमि यानी भयानक लगने वाली भूमि हो, या फिर गांव से काफी दूर हो, जंगल के समीप हो, यानी बहुत दूर हो, वो भूमि हमेशा भय उत्पन्न करती है। फिर जहां प्रचंड वायु लगती हो, वायु जोरों से वायु लगती रहती है, ऐसी भूमि में, जो गांव से एकदम बाहर चले जाते हैं और वायु का प्रकोप जहां ज्यादा रहता है, उस भूमि में आवास करने से वायु पीड़ा बनी रहती है, यानी वायु से पीड़ित बीमारी आपको ज्यादा रहेगी वहां। वायु पीड़ित जो रोग होते हैं वो भी ज्यादा रहते हैं वहां। फिर जिस भूमि में रीछ भालू रहते हो, इसका अर्थ ये हुआ कि आप गांव से थोड़ा बाहर हो, दूर हो, तभी इस तरह के जानवर आपके पास आएंगे ना, सियार है, भालू है। तो वैसी भूमि पशुओं का नाश करती है, क्योंकि स्वाभाविक है, रीछ भालू वो आएंगे तो आपके पशुओं को तो खाई जाएंगे, गांव से यदि आप दूर हो तो वो उस समय पशुपालन जो रहते थे, पशुपालन हर घर में रहता था। तो कहने का मतलब यही था कि जो रीछ और भूमि रहते हो जिस भूमि में, वहां आपको निवास नहीं बनाना चाहिए। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में शायद ये आप इसको न भी देख पाओ, मगर उस समय उन्होंने ऐसा बताया था। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि ऐसी भूमि में हमें निवास नहीं करना चाहिए। फिर विकट भूमि जो है, उबड़ खाबड़, वो विकट पुत्रों को उत्पन्न करती है, तथा कुत्ते या सियार जैसे पुत्र
उसके नेचर उस तरह के हो जाएंगे, जैसे कुत्ता है या सियार है, कठोर हो जाएंगे। कठोर भूमि दुर्वचन बोलने वाला पुत्र देती है। कठोर यानी एकदम एकदम स्ट्रांग भूमि, आप उसमें मारोगे खोदोगे ना तो भी वो उसमें से कुछ खुदाई नहीं होगी, काफी तकलीफें होंगी आपको खोदने में भी, एकदम कठोर भूमि होती है। तो वहां दुर्वचन बोलने वाले पुत्र को जन्म देती है। ऐसे जो पुत्र जो है, वंश जो है, वो दुर्वचन यानी कड़ू वचन बोलने वाले होते हैं, असत्यवादी भी हो सकते हैं वहां, जो भूमि एकदम कठोर हो। तो हमें ये भी आप ये गुण द्रव्य में भूमि की आप ध्यान रख सकते हो और उसे देख सकते हो, भूमि परीक्षण में आप ये भी देख सकते हो। फिर एक फिर चैत्य यानी चबूतरा जो होता है ना, चौरा चौरा चबूतरा, उसके समीप वास करने से यानी उसके समीप निवास करने से गृह स्वामी को हमेशा भय रहता है, किसी अज्ञात भय उसको लगा रहेगा। जिसके समीप चबूतरा बना हुआ है, चौरा है यानी चौरस्ता भी है और वहां पे या चबूतरा भी है जहां हम पक्षी को दाना डालते हैं, तो उसके समीप यदि आपका वास है तो हमेशा गृह स्वामी जो है उसे हमेशा किसी न किसी बात का भय लगा रहेगा। फिर बाम्बी के समीप की भूमि वास्तु के लिए विपत्तिकारक होती है। सियार की मांद यानी सियार का घर, तो सर वो बाम्बी क्या होता है? बाम्बी एक्चुअली उसका वर्ड उसको क्या कहते हैं हिंदी में, बाम्बी इसको आप उसको क्या कहोगे आप, बाम्बी के समीप उसको आप क्या कर सकते हैं हिंदी में, उसके लिए क्या शब्द है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक मिनट, आई जस्ट चेक इन मोबाइल। बॉम्बी क्या कहोगे आप उसको, बॉम्बी को? सर दीमक, दीमक दीमक। हाँ जी, वो दीमक जो लगती है ना, क्या कहते हैं उसको? दीमक ही बोलते हैं सर उसको। हिंदी में दीमक बोलते हैं ना बॉम्बी को। हाँ जी, हिंदी में हाँ दीमक बोलते हैं। दीमक की जो होती है, जो उसकी मिट्टी की नहीं, वो ढेरियां बन हाँ जाती है, वो बाम्बी हाँ होती है। हाँ हाँ, वो मिट्टी में बन के फिर छोटा सा अंदर होल होल हो जाते हैं, देखिए। हाँ, बराबर। खोखला हो जाता है, जो हाँ खोखली चीज हो जाती है। हाँ, खोखला हो जाता यानी है। जो चींटी के वजह से ऐसे थोड़ा ढेर बनता है वो? नहीं, नहीं नहीं चींटी नहीं, जो चींटी नहीं। नहीं, जो दीमक होती है ना, वो एक्चुअली में एक तरह के ना कीड़े होते हैं मैम। हाँ 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 कीड़े हाँ। होते हैं, वो ब्राउन कलर की मिट्टी मिट्टी निकालते हैं उसमें। अगर ध्यान से देखो, सफेद रंग के कीड़े होते हैं और काले रंग के कीड़े होते हैं। हाँ, दो वो तरह क्या, की दीमक होती है, जो हाँ दीमक उसको बोलेंगे, जो उसको होल दीवारें होल। खा जाती है ना। हाँ, हाँ, जो होल कर दीवारें देंगे। वगैरह खा जाती है, लकड़ी के सामान हाँ खा हाँ हाँ जाती है ना, हाँ। वो। बाम्बी यानी दीमक। दीमक का हाँ जो ढेर होता है ना, ढेर होता है, देखिए पहले आप गांव से बाहर निकलोगे तो बहुत सारे जमीन में ऐसे ढेर बने हुए रहते हैं। टर्माइट जो बोलते हैं हम लोग। हाँ बस। हाँ, यस करेक्ट, बस। टर्माइट। टर्माइट। हाँ, उसके समीप हाँ की जो भूमि है उसमें उसमें भी नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हाँ, हम वह, वैसे वाले बिल्डिंग में फ्लैट भी लेना प्रेफर नहीं करते अगर किसी हाँ के घर में टर्माइट हुई है तो, हाँ, तो वो क्योंकि फिर जो वो है, वॉल थ्रू पूरी बिल्डिंग ही खत्म कर देगा। हाँ वो पूरा संपत्ति को ही नाश कर देगा, पूरी विपत्तिकारक हम्म। होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम्म। फिर सियार की मांद यानी सियार का घर है, उसके समीप भी आपको निवास नहीं करना चाहिए। सियार सियार कहाँ रहेगी, यानी गांव से बाहर ही होगा ना, जहाँ पर भी जंगल जैसा हो, थोड़ा आउटर एरिया हो, हम्म। वहीं सियार रहते हो। पहले की बात है, अभी तो शायद हो ना हो, गाँव में फिर भी आज भी हो जाते हैं, होते हैं ऐसे। तो यानी गांव से बाहर विकट परिस्थिति जो होती है, विकट जो स्थिति होती है, वैसी जगह पे घर नहीं बनाना चाहिए। तो वहां निश्चित ही पुत्र की मृत्यु होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। चौराहे पर भवन बनाने से, चार रास्ते पर भवन यानी आप बनाते हो तथा उसमें निवास करने से अपकीर्ति होती है, यानी आपकी बदनामी जरूर होती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। चौराहे पे घर यानी महान मकान आपको नहीं बनाना चाहिए। फिर देवालय के समीप वास्तु करने से यानी निवास करने से उद्वेग यानी मानसिक कष्ट हमेशा बना रहता है। किसी ने प्रश्न किया था कि
मंदिर के समीप मकान क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि वह मानसिक कष्ट बना रहता है, और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वह कई लोगों का आना जाना रहता है, शोर शराबा चालू रहता है, मंदिर की घंटियां भी बजती हैं। ये एक ऐसा भी तर्क देते हैं लोग कि ऐसे इसके लिए आप सो भी नहीं पाते हो, नींद भी नहीं होती है पूरी, और हमेशा आप मानसिक कष्ट में ही रहोगे। तो ऐसा भी कहना है किसी का, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। मगर शास्त्रों में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि देवालय के समीप आपको निवास नहीं करना चाहिए, तो वहां से मानसिक कष्ट बढ़ता है वहां। फिर सच्चीवादी यानी उच्च अधिकारी जहां रहते हो उसके समीप भी वास्तु नहीं करना चाहिए, नहीं तो धन हानि होती है। उच्च अधिकारी जो रहता है उसके समीप भी आपको वास्तु नहीं करना चाहिए, वहां रहने से आपको धन हानि होती है। गड्ढे में घर बनाने से, यानी जो भूमि गड्ढे में है तो वहां प्रचंड विपत्ति आती है, यानी तकलीफें आती है जीवन में। फिर जिस भूमि में बहुत से गड्ढे हो वहां पेयजल का यानी पानी का संकट हमेशा बना रहेगा किसी भी तरह से, यानी गड्ढे वाली भूमि को हमें अवॉइड करना चाहिए। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है। फिर कछुए की आकार की भूमि में वास्तु करने से धन की हानि होती है। कछुए के आकार की भूमि को हमें त्याग देना चाहिए, वहां धन हानि होती है वहां, क्योंकि कछुआ क्या हो बीच में उपसा हुआ है और चारों ओर जो भूमि है वो स्लोप में है यानी डाउन है, तो ब्रह्मस्थान ऊंचा हो गया ना वहां। हाँ, तो ऐसी एकरे भूमि में जैसा हम, हो जाता है छोटा सा हाँ, बीच तो में, ऐसे और चारों ओर खाई जैसा बन जाता है। चारों ओर स्लोप हो जाता है, ऐसी भूमि में हमें स्लोप हो जाता अवॉइड है। करना चाहिए। हाँ, तो ये सिर्फ हम आज की भूमि में भी हम आज के परिवेश में भी हम इसको देख सकते हैं कि जो भूमि जो बीच से उपसी हो और साइड से स्लोप हो, ऐसी भूमि को भी हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसा वेदों में और शास्त्रों में लिखा हुआ है। पर सर जैसे कई लोग टेंट में या जैसे इग्लू वगैरह में रहते हैं, जी, उन लोग को तो ये प्रॉब्लम का क्या बोले? इग्लू इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट ओनली ना, क्योंकि इग्लू का पूरा शेप वही डोम होता है। शेप ऊपर से डैम होता है, वो भूमि वो नहीं है। भूमि तो उसने खड्डा खोद के इग्लू बनाया है ना। जिस भूमि की बात हो रही है, जिस भूमि, अच्छा, ये भूमि सेल्फ ही ऊपर है, वो हाँ तो हाँ भूमि के ऊपर ही ऐसे राउंड डोम है। हाँ, बराबर है, बराबर है। वो तो डोम हो गया। जो भूमि जो हम्म। इसका शेप जो है बीच से मध्य से ऊंचा हो और चारों ओर नीचा हो जैसे हम्म। कछुआ होता है, तो वो हम्म। तो वो नुकसानदेह होता है, तो वहां तकलीफ होती है वहां। ये ये हो गए भूमि के प्रकार हमने देखे अभी। हम्म। कैसी भूमि शुभ है, कौन सी भूमि अशुभ है। फिर वास्तुयोग जो भूमि हम सिलेक्ट करते हैं उसका परीक्षण हम किस तरह से करेंगे, ये शास्त्रोक्त विधियां हैं, उसको हम किस तरह से देखेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसको देख सकते हो। जो भूमि, जो भूखंड आपने लिया है, यानी जो प्लॉट आपने लिया है, वो प्लॉट की परीक्षा आप किस तरह से करोगे। तो ये शास्त्रोक्त है कि 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा आपको खड्डा खोदना है। एक प्लॉट है, आप सेंटर में जाइए, हाँ, 1 बाय 1, 1 फुट चौड़ा, 1 फुट लंबा और 1 फुट डीप, एक आप खड्डा खोदिए, ठीक है। उसी की जो मिट्टी बाहर निकली, फिर उसी मिट्टी से उस गड्ढे को भर दीजिए आप। समझ में आया? आप जिस प्लॉट पे हो, जिस प्लॉट आप लेना चाहते हो, उस भूमि में आप क्या करो, जाइए भूमि के मध्य में या उसके करीब आजू बाजू में जाइए, वहां खड्डा खोदिए 1 फुट का, 1 फुट बाय 1 फुट का, 1 फुट चौड़ा हो, 1 फुट लंबा हो और 1 फुट डीप हो। वो खड्डा खोद के आपने जो मट्टी निकाल के बाहर रखी ना, उसी मट्टी से फिर उसको भर दीजिए। खड्डा खोदने के बाद मट्टी निकली बाहर, उस मिट्टी को फिर से आप भर दो, ठीक है। दबाना नहीं है, इजीली आराम से भरना है। यदि मिट्टी पूरे भरने पर गड्ढा ऊंचा दिखे, यानी मिट्टी थोड़ी बच जाए, यानी ऊपर हो जाए थोड़ी, अर्थात मिट्टी अधिक बचे, तो वह भूमि उत्तम होती है। समझा? वो मिट्टी जो निकली है उसको आपने फिर से वो खड्डे में डाल दी, दबाना नहीं, हल्के हाथ से भर दी, फिर मिट्टी बच जाए या थोड़ा ऊपर हो जाए गड्ढा, यानी मिट्टी ऊपर हो जाए भूमि से, तो वो भूमि उत्तम होती है। या जिस मिट्टी गड्ढे से आपने मिट्टी निकाली ना,
वो बराबर बराबर लेवल हो जाए तो वो मध्यम होती है। यदि वो मिट्टी पूरा गड्ढा न भर सके यानी थोड़ा खाली रह जाए तो वो भूमि अशुभ होती है। ऐसी भूमि में हमें नहीं निवास करना चाहिए, ऐसी भूमि को हमें छोड़ देना चाहिए। समझ में आया? हाँ सर। बराबर है, समझ में आया? एक बार बताऊं फिर से? नहीं जिस सर, समझ में आया। समझ गए ना? यस। पर सर ये चीज का ऑप्शन तो सिर्फ लैंड लेके अगर हम घर बनाएंगे तो ही है तो ना? ही है, तो ही उसी की बात हो रही है, भूमि की। हाँ, बराबर है। क्योंकि अभी यहाँ पे तो जैसे बॉम्बे में फ्लैट्स वगैरह रेडी ही मिलते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे, तो नहीं यहाँ नहीं उसका है। कोई ऑप्शन हो सकता है? हाँ, उसका ऑप्शन अभी नहीं नहीं, है। ऐसा कोई और ऑप्शन हो सकता है कि अगर हम नया घर किसी का खरीदवा रहे हैं या हम खुद खरीद रहे हैं या कुछ है, तो वो बिल्डिंग में जाके हम वो लैंड कैसा है उसका ये ऑप्शन नहीं और कोई ऑप्शन से हम देख सकते हैं? नहीं, यहाँ हम भूमि की बात कर रहे हैं। यदि आपको भूमि भूखंड का टुकड़ा लेना है, यानी जिस भूमि पे आपको आवास बनाना है, उस भूमि की हम हम्म। बात कर रहे हैं। हाँ, मान सकते हैं कि मेट्रो सिटी वाले फ्लैट ले रहे हैं, मगर गांव में ऐसा नहीं है। आज भी हम्म। 70% से ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, तो गांव में तो वो भूखंड लेते हम्म। ही हैं आज भी। हम्म। मेट्रो सिटी वाले भी गांव जाके अपना जो नेटिव प्लेस है वहां जाके वो लेते ही हैं, ऐसे प्लॉट्स वगैरह लेके हम्म। वहां घर बनाते ही हैं। बराबर है। ये फ्लैट्स के लिए जो है वो एक अलग टॉपिक है। जो मकान बन गया, जो भूमि कोई बना के आपको दे रहा है, बनाया हुआ, उसको हम किस तरह से देखेंगे, वो एक अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, यहाँ तो हमें भूमि किस तरह से लेनी है, किस भूमि पे हमें आवास बनाना चाहिए, उसे देखना है। ठीक है। फिर दूसरी विधि क्या है? एक हाथ गड्ढे को जल से भर दीजिए आप, और फिर शीघ्रता पूर्वक 100 पग यानी 100 डग की दूरी तक जाकर फिर वापस लौटें। यानी आपने 1 फुट का खड्डा खोदा, जैसे अभी ऊपर हमने देखा। खड्डा खोदने के बाद उसको आप पानी से भर दो, बराबर है। फिर 100 पाँव आप आगे चल के जाइए, 100 स्टेप। हाँ, और फिर वापिस आइए। फिर वापिस आके लौटकर गड्ढे के पास आए, आकर गड्ढे को देखिए। यदि उसमें पानी कम हो गया तो वह भूमि वास्तु के लिए अच्छी नहीं है। समझे आप? खड्डा खोदा, पानी भर दिया, फिर 100 कदम आप गए, फिर 100 कदम वापस आ गए, फिर आके आपको गड्ढे को देखो, क्या गड्ढे में जो पानी भरा था वो कम हुआ है या नहीं हुआ है। यदि कम नहीं हुआ है तो वो भूमि उत्तम है, या कम हो गया तो वो भूमि उत्तम नहीं है, यानी अच्छी नहीं है। इस तरह से भी आप भूमि का परीक्षण कर सकते हो। और जहां आप फ्लैट लेने जा रहे हो ना, उस भूमि में भी आप ऐसा कर सकते हो, यदि बिल्डर आपको अलाउड करता है देखने को, यदि जमीन आप देख सकते हैं तो। वो तो अगर किसी ने अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग करवाया है ना तो ही वो हो सकता है। तो ही होता अगर है अंडर ये। कंस्ट्रक्शन नहीं है, रेडी हाँ, पोजीशन नहीं, में है, तो फिर ये उसके ऑप्शंस लिए नहीं नहीं है, है। तो उसके लिए नहीं है ये। यदि अंडर कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, आपके पास हाँ। सुविधा है, समय है, आप देख सकते हो कि भाई हम्म। इस भूमि में निवास करना है या नहीं करना है। हम्म। बराबर। और ऐसी भूमि जो है, मान लो कि एक बिल्डर बना रहा है, हम मान लें कि हम खुद बिल्डर हैं और हमें हम्म। यहाँ 10-15 बिल्डिंगें बनानी है और उसको बेचनी है, तो हमें जाकर पहले ये देखना है एज ए बिल्डर कि वो भूमि मुझे फायदा देगी नहीं। वो खड्डा जो प्रोसीजर हमने यहाँ बताया वो उसे करना है वहाँ। जी। यदि यदि वो अच्छी जमीन है तो उसका माल भी बिक जाएगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, उससे भाव भी अच्छे मिलेंगे। यदि हम्म। नहीं है तो वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, या होगा तो देरी से होगा, हम्म। या जो निश्चित उसने जो रकम तय की है वो उसे शायद ना भी मिले, या नुकसान में बेचना पड़े। हम्म। तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो उसके करेक्ट। लिए उसके लिए ये नियम यहाँ पे लागू होता है, चाहे वो हम्म। रेसिडेंस बनाए या कुछ भी बनाए, बंगलोज बनाए, कमर्शियल बनाए या जो हाँ, भी बनाए। जो भी बनाए, तो ये विधि उसके लिए भी काम आ सकती है, बिल्डरों के लिए हम्म। भी। यदि आपके पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है, एज ए हम्म। वास्तुशास्त्री आप कंसल्टेंसी करते हो, आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है बिल्डर का, तो वो हम्म। पहला स्टेप यही है। ऊपर का तो हम्म। बाद में आता है कि वो किस दिशा में क्या करना है, कहाँ एंट्री करनी है वो, या किस तरह से एंट्री करनी है, कहाँ स्विमिंग पूल करना है। बराबर है, वो ग्राउंड लेवल का जो हम्म। होता है, कहाँ पे फिर
हॉल बनाना है, का मंदिर बनाना, ये तो 2 नंबर की बात है, वो तो कंस्ट्रक्शन की बात है। मगर भूमि यदि आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर ऊपर आपने वास्तु के हिसाब से पूरा बना लिया तो भी आपको वो फल नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, तो पहला स्टेप हमारा भूमि का ही है, भूमि को ही हमें चेक करना है। बराबर है सर। बराबर है। तो यदि हाँ। आपके पास कोई बिल्डर क्लाइंट आता है तो आप उसको पहले सजेस्ट यही कीजिए कि मुझे आप भूमि पे लेके चलिए, आप साथ में चलिए, कोई हम्म। कोई अच्छा मुहूर्त देख लीजिए, देखना है तो उस समय हम्म। जाइए, आप उसको आप हम्म। चेक कीजिए। एज ए करेक्ट। प्रोफेस एज ए प्रोफेशनली उस दिन का आपका नक्षत्र देखिए, क्या वो नक्षत्र उस दिन का आपको हम्म। सपोर्ट कर रहा है, वो देखिए क्या दे हम्म। रहा है। हम्म। फिर उस दिन की डेट तय कीजिए, क्योंकि आपको भी फायदा होना चाहिए और आपको फायदा होगा, यानी कि आपकी प्रिडिक्शन सही होगी तो उस बंदे को फायदा होगा। हाँ। बराबर है। तो उस दिन आप अपना देखिए किस नक्षत्र में उस दिन है, यानी जिस दिन आपको जाना है वो नक्षत्र का स्वामी आपके चार्ट में कौन से नंबर को लेकर चल रहा है वो देख लो। हम्म। बराबर है। और फिर आप चले जाइए उस दिन और वो भूमि का परीक्षण करवाइए बिल्डर से। देखिए भाई, एक आदमी को बुला लो, फावड़ा जो भी जिससे खोदना है, संबल फावड़ा जो भी है, तो वो ले लाइए, उससे एक हाथ खड्डा कीजिए और फिर उसके सामने चेक करवाइए, फिर बोल दिए भाई ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है। बराबर है। यानी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, मानो कि मिट्टी कम पड़ रही है, खोदी फिर मिट्टी कम पड़ रही है, यानी वो जमीन हम्म। अच्छी, मान लो अच्छी नहीं है ऐसा दिखा रही है वो। हम्म। हम्म। तो आपके पास पेंडुलम है, जैसे आप हम्म। पेंडुलम से हम्म। भी आप उसे चेक कर सकते हो कि ये हम्म। भूमि उसके लिए पॉजिटिव है यानी लाभदायक है या नुकसानदायक है, हाँ। वो भी आप उसे उसके सामने वहीं पर आप चेक कर सकते हो। बराबर है। कमांड दे दीजिए पहले आप। हाँ। बराबर है। और फिर आप हम्म। देख लीजिए कि मैं वही माइंड में सोच रही थी सर कि अगर जैसे हम लोग यहाँ पे फ्लैट लेने जाते हैं जी किसी का, तो जी ये जो ऑप्शन है भूमि परीक्षण का वो हमारे हाथ में नहीं होता है क्योंकि अब तो जी कंस्ट्रक्शन हो जी गया है। जी पर हम वहां पे जहाँ पे उसका जो बेसमेंट यानी वो लेवल है जहाँ पे एंट्री है बिल्डिंग की, वहां पे बाहर खड़े होके वहां पे हम पेंडुलम से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये भूमि लाभदायक है या लाभदायक नहीं है। तो ये उसका पेंडुलम से वो भी हम एक फर्स्ट स्टेप के लेवल पे एक कर सकते हैं कि अगर मैंने गड्ढा करके पानी डाला तो इसमें पानी रहेगा या पानी कम हो जाएगा। जी वो भी एक क्वेश्चनिंग में ले सकते हैं, तो उससे भी एक पता चल सकता है भूमि का सीन क्या जी है। जी तो आप ये पानी भी वाले से तो पता चल सकता है, ये मिट्टी में क्या है, 2-3 ऑप्शन है कि ज्यादा है, कम हो गई या इक्विवेलेंट हुई। पर ये पानी वाले में तो सीधा सीधा ऑप्शन हम दे सकते हैं कि पानी भरा हुआ रहेगा या पानी खाली हो गया है। खाली हो गया है। सिंपल, तो वो एक पेंडुलम के पॉइंट से हम पूछ के एक स्टेप ये क्लियर कर सकते हैं बिल्डिंग्स में भी। जी हाँ। बराबर, इस तरह से आप भूमि परीक्षण भी कर सकते हो। तो सर इसमें नक्षत्र जो हमारा देख के जाना होता है, जी उसमें क्या होता है, हम जो करंट नक्षत्र में जब जाने वाले होते हैं वो देखो, और उसका जो स्वामी है वो हमारे चार्ट में क्या नंबर दे रहा है वो देखो। वो 8-12 नहीं दे रहा है, 6-8-12, तो फिर बिंदास चले जाओ। जी ओके। पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है हाँ। तो आप चले जाइए। हम्म। ठीक है। और नेगेटिव हम्म। नंबर है तो फिर दूसरे दिन आप देख लो, जी। टाइम टू टाइम आप देख लो वो दिन का नक्षत्र कब खत्म होता है। बराबर हाँ है। उसके बाद आप देखिए दूसरे दिन देख लीजिए, इस तरह से सर, पॉजिटिव इसमें देख लो। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जी एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है सर कि ये जो लैंड का परीक्षण करना है, जी अगर किसी ने लैंड खरीद ही लिया है इटसेल्फ जी और फिर अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो? तो बेच देना चाहिए, एक ही उपाय पर उसका। वो बंदा वो करने को तैयार ना हो तो उसका कुछ रेमेडियल पार्ट होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है, उसका रेमेडियल पार्ट कुछ नहीं नहीं है। होता है? ज्यादा में ज्यादा वहाँ आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो जमीन तो बता रही है कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी। बराबर है। अच्छा। हाँ। जी। जिस माँ को बच्चे को गोद लेना है वो माँ ही बोल रही है कि नहीं मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, या मैं इसको नहीं दूध पिलाऊंगी, तो क्या करोगे आप। करेक्ट। ज्यादा में ज्यादा आप थोड़ा फोर्स कर सकते हो, प्यार से मना सकते हो, तो जितना वो दिल से फीडिंग करना चाहिए वो नहीं करेगी। ठीक है, वो बराबर है। लोक लाज से या शर्म से या डर से कर लिया थोड़ा बहुत, वो अलग बात है। तो यही बात यहाँ होती है। वो भूमि तो आपको बोल रही है भाई नहीं, मैं आपके नहीं करूँ, क्योंकि वो भूमि के अंदर जो है क्या है हमें नहीं पता है। हम्म।
ठीक है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी उसको नहीं करना है, वो नहीं मान रहा है, तो फिर उसकी किस्मत, उसमें रेमेडी नहीं हो सकती है। ज्यादा में ज्यादा आप उसमें क्या कर सकते हो? देखिए, पहली पहली बात तो ये है कि उसको ये बेच देना चाहिए, और बेचेगा तो भी 100% उसको वो प्राइस नहीं मिलेगी जो प्राइस से उसने खरीदा है। ये आप नोट करके खरीदा लिख लो, है, यस। नोट करके आप लिख लो, वो प्राइस भी उसको नहीं मिलेगी, भले वो 2 दिन बाद बेचे। आज उसने वो भूमि ले ली, वो प्लॉट ले लिया, 8-10 दिन में वो बेचेगा, फिर भी उसको वो भाव नहीं मिलेगा। यदि नेगेटिव रिजल्ट आया तो लॉस करना पड़ेगा। लॉस खा के बेचना पड़ेगा, या हम्म। कुछ झमेले उसमें आते रहेंगे, या उस पर जो भी वो प्रोजेक्ट करने वाले हैं या अपना खुद का घर बनाने वाले हैं, तो भी वो उसमें दिक्कतें आती रहेंगी, हम्म। तो वो भूमि तो उसको ना बोल रही है। सर, आपने जो भी नक्षत्र वाला पार्ट बताया था ना, कि जी, जो भी उस दिन का नक्षत्र जो भी हो, उसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करके बताएंगे। यानी उस दिन का जैसे नक्षत्र, उस दिन आपने बताया कि नक्षत्र जैसे आप, हम अगर भूमि मून का परीक्षण के लिए नक्षत्र जाते देखना हैं, है आपको, मून का नक्षत्र आपको आप देखना मून का नक्षत्र देखेंगे, फिर उसका लॉर्ड देखेंगे, वो हमारे बर्थ चार्ट में कहाँ पे है, ठीक है, पर है। वो कहाँ पे फेवरेबल है और कहाँ पे अनफेवरेबल है, इसको इलैबोरेट करके बता सकते हैं थोड़ा सा। पॉजिटिव नंबर जो दे रहा है ना, वो नंबर ना 6, 8, 12 दे रहा है, तो नहीं जाओ, सिंपल सी बात है। और भूमि की बात हम्म कर रही है, भूमि की बात चल रही है, बराबर है, हम्म हम्म। तो 3 नंबर को अवॉइड करो आप वहाँ। भूमि हमें ओके। बेचनी नहीं है, बेचनी नहीं है, देखिए वहां हमें परीक्षण करने जाना है हम्म। भूमि, खरीदना है। बराबर है। तो खरीदना है, तो हमें 4 नंबर आ रहे हैं, वो पॉजिटिव नंबर है हमारे लिए। अच्छा, वो हमारे पर्सनल के लिए, अगर हम हमें किसी क्लाइंट के लिए एज अ नहीं, कंसल्टेंट जाते हैं तो। क्लाइंट को आप छोड़ दो, आप वहां जा रहे हो ना, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ना, तो जाकर हम्म। क्लाइंट क्लाइंट का तो ही भला होगा ना। हाँ जी। हाँ, यानी आप उसको सही गाइडलाइन दे सको, उसके लिए हमें अपना देखना है। चलो मैं जा रहा हूँ, तो मेरे लिए पॉजिटिव है आज का दिन। यदि हम्म उससे भी एक कदम आपको आगे जाना है, तो भले आप बिल्डर जो भी है, जो भूमि खरीद रहा है, ओनर है, उसके आप चार्ट ले लो, हम्म उसका भी उस दिन का नक्षत्र लोड देख लो आप, मून का, फिर देख लो उसको, हम्म। दोनों को देख लीजिए, साथ में मिला लीजिए। और ओके। यहाँ यहाँ ड्राइविंग सीट पे आप है, क्यों गाइड आप कर रहे हो उसको, उसको तो कुछ पता नहीं है। आपने जी जी। उसने क्या किया है, अपनी गाड़ी आपको दे दी, भाई आप चलाओ, मुझे रास्ता नहीं मालूम है, मैं पीछे बढ़ जाऊंगा। गाड़ी उसकी है, गाड़ी उसकी है, मर्सिडीज गाड़ी है, मगर वो बोल रहा है भाई रास्ता मैंने नहीं देखा है, आपने देखा है, आप बैठिए, आप चला रहे हो, तो आपको आपका पहले देखना है। देखिए, ठीक है, फिर सपोर्टिंग में हम्म। आपको देखना चाहिए, तो बोले उसका भी आप देख लो। ओके। यानी 2, 10, 11 मिल जाता है 4 के साथ। हाँ, 11 आ जाता है ना किसी भी तरह से, हम्म तो आप आंख बंद करके चले जाइए उसमें, हम्म। बराबर है। हाँ, मगर ज्यादा नेगेटिव नंबर ना है, 6, 8, 12 ऐसे 2, 3 हो, फिर एक 11 हो, तो उसको अवॉइड कर देना। हो सके तो नेगेटिव नंबर कोई ना हो, उस दिन को आप सिलेक्ट कीजिए। सर, जैसे मेरे अपने चार्ट में अगर मैं देखूं, तो जिस टाइम 11 नंबर आएगा, मान जी लीजिए, जी तो उसका स्वामी मंगल हुआ, तो जी। मंगल जब भी आएगा तो 2, 6, 11 देगा मुझे, तो मैं फिर उस दिन को सिलेक्ट करूँ या नहीं करूँ, हाँ, क्योंकि करना 11 के चाहिए। साथ 6 भी आएगा। हाँ, दो 6 छह आएगा, ग्यारह 6 यहाँ सामने वाले का पैसा है, आपको पैसा देगा वो। हाँ हाँ। अभी आपने कहा ना 6, 8, 12 को अवॉइड नहीं, करो, 6, तब मैंने 6, बोला। 12 नहीं नहीं, वो कॉमन 6 को छोड़ दी, वो बीमारी वाली बात आ गई। मगर हम यहाँ ओके। 6 जो है सामने वाले का पैसा है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो यहाँ 6, 2, 6, 11 आ मतलब रहा वो है, मेरे फेवर में तो जाएगा ना, 2, 6, 11 जाएगा। तो मेरे फेवर में हाँ, जा रहा है वो। आपके फेवर में जा रहा है वो, जी। ठीक है। तो उस दिन क्योंकि आप चले सर। जाइए, उसमें भी डीप, ओके। उसमें भी डीप जाना है, उस दिन का, और आप देख लो उस, ओके। तो उस पर्टिकुलर आवर्स में आप चले जाइए, वो घंटे का आप टाइम दीजिए। हाँ हाँ, वो तो हो रहा वगैरह, वो एक्चुअली सर मैं जब भी जाती हूँ ना लैंड सिलेक्शन के लिए, मेरे को इंडस्ट्रियल वास्तु भी आता है, तो मैं जब भी जाती हूँ ना, तो कमर्शियल प्लेसेस या घरों के लिए मैं बहुत जाती हूँ ऐसे, तो ये मिट्टी वाला और पानी वाला तो मैं भी करती हूँ, और इवन स्कैनिंग भी करती हूँ, मैं हाथ से भी स्कैन कर लेती हूँ। बट ये जो था ना नक्षत्र वाला पॉइंट, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। हाँ, आप मैं हमेशा उसको, होरा तो देख लेती थी, जाने के टाइम में होरा देख के जाती थी, हाँ बस दिन का लेकिन हो रहा देख हाँ, लीजिए। मंगल की होरा बहुत अच्छी रहती है मेरे लिए। तभी मैंने बोला, आपने 6, 8, 12 बोला ना, तो हाँ, मेरे नहीं का 6, मंगल। नहीं 6 पॉजिटिव है इस केस में हमारे ओके। लिए। इस जी केस जी। में यहाँ पॉजिटिव है ना, वो सामने वाला का पैसा वो 6 नंबर है, बराबर। तो हम्म वो उस दिन का नक्षत्र और देखो आप, फिर उस दिन का ओरा भी आप देख लीजिए आप,
ओके। पॉजिटिव आ तो रहा है चलो सर, फिर मैंने ना अभी अभी नवरात्रे आएंगे ना, मैंने उस पे फिर 2 जगह और जाना है। अभी मैं रुकी हुई हूँ ये श्राद्ध में ना, पितृपक्ष में मैं जाती नहीं ऐसी चीजों के लिए। जी। तो मैं जब जाऊंगी ना, मैं नक्षत्र वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये मैं अप्लाई करके फिर जाऊंगी। एंड देन आई टेल यू द रिजल्ट्स, हाँ आई शेयर द रिजल्ट्स। नहीं जरूर आएगा। और मैंने तो जी जी पितृ पक्ष में भी जी। 4-4 करोड़ की प्रॉपर्टियां बिकवाई है। नहीं तो पितृ पक्ष में कोई जल्दी प्रॉपर्टी सामने वाला लेता नहीं है। लेता नहीं है, हाँ। साइकिल भी हम बट लेंगे सर ना मेरा बच्चे एक की। क्लाइंट है, सर मेरा एक क्लाइंट है, वो मुझे बोल रहा, कहता है मैडम पितृपक्ष में लोग क्यों नहीं करते, मैं तो पितृपक्ष में करवाऊंगा। मैं कहा करवा लो। मैंने उसका काम कर दिया। उसका लॉजिक पता है क्या था, कहता है हमारे पितरों के दिन है, वो पितर कभी नाराज थोड़ी होंगे, वो तो खुश होंगे कि हमारे जो वंशज है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको क्यों अवॉइड करते हो। उस इंसान की सोच ये है। हाँ, जो मैंने कहा जैसे ठीक है जी, जिसकी करवा सोच लो। है। हाँ बराबर, जैसे जिसकी सोच है वो हाँ हिसाब से। बराबर, तो इस हिसाब से आपको कोई भी, ये सिर्फ भूमि परीक्षा की बात नहीं है। कोई भी काम के लिए आप निकलते हो, उस दिन को हो रहा देख लो। जैसे वास्तु के लिए भी आप जाते हो ना कंसल्टेंसी में, तो भी आप देख लो ना उस दिन क्या मेरे लिए सपोर्टिंग है या नहीं है। हो रहा देख लो तो उस दिन जैसे की। चौगड़िया इसमें देखा जाता है कि नहीं नहीं, चौगड़िया नहीं देखा जाता है? चौगड़िया नहीं, यहाँ सिर्फ आप उस दिन का मून का स्टार लॉर्ड देख लो आप। वो क्या दे रहा है आपके चार्ट में। बराबर, कौन से भाव का वो सब लोड बना हुआ है, वो आप देख लो, तो उसी भाव का रिजल्ट देगा। कौन से भाव में बैठा है भाव चलित में, वो देख लो आप। किसके साथ युति में है वो देख लो। बराबर है। प्रश्न कुंडली से ना सर? नहीं नहीं, आपके लग्न चार्ट से भी देखो तो भी चलेगा, प्रश्न कुंडली बना ली तो भी चलेगा। लग्न चार्ट से भी? ओके। हाँ, और भाव चलित में देखो कहाँ बैठा है वो, कौन से भाव में है, हम्म या वो किस किस हम्म भाव का वो सब लोड बना हुआ है। हम्म बराबर है, तो वो देख लो मोटा मोटा कि वो हमें क्या नंबर दे रहा है। पॉजिटिव है तो आप उस घटना के हिसाब से पॉजिटिव नंबर है तो आप चले जाइए। ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी मुझे आपकी अपना ये क्लास खत्म होते से ही जाना है एक विजिट पे। हाँ तो मुझे तो भी मैं लेके अभी चलो साथ। करंट का ही देख लूंगी। हाँ तो मुझे भी साथ लेके चलो, मैं भी आऊंगा साथ में। चलो सर, आ जाओ बॉम्बे। बॉम्बे आने अपना का। काम तो यहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप देख के जाओगे तो आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। मैं तो करता हूँ, आप भी करके देखिएगा। नहीं नहीं पेन- सर, जय हाँ, आज ही अप्लाई करेंगे सर। और पेंडुलम भी आप साथ में रखिए। हाँ। यदि उसको क्लीन करना आता है तो आप जब जाके वापस आते हो तब फिर उसको क्लीन कर हम्म देना है। पेंडुलम को फिर क्लीन हम्म क्लीन करके फिर उसकी जो भी उसकी बॉक्स वगैरह जो भी आपके पास है उसमें उसको आराम से सर पे लगा के फिर उसको आप रख दीजिए। ठीक है। मैं ये पेंडुलम में एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं एक इतनी कांच की छोटी सी बॉटल रहती है, उसके जी अंदर ना मैं गंगा जल भर के जाती हूँ। जी और उसके अंदर ना पेंडुलम को रख के जाती हूँ, क्योंकि मुझे जाना होता है तो 1 घंटे का विजिट होता है। तो जी वो 1 घंटा पेंडुलम मैं गंगा जल में डाल के जाती हूँ। वहां पे पहुंच के एनर्जी करके फिर पेंडुलम को यूज करके इमीडिएट वापस उसको पेंडुलम को गंगा जल में डाल देती हूँ। जी फिर घर पे आके उसको निकाल के अच्छे से बॉक्स में डाल देती हूँ। पर ये चीज को मैंने देखा है कि जब भी ऐसा करने पे इतना सटीक आंसर मिलता है और इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसकी ऑरा ही पूरी चेंज हो गई होती है। जी सही बात है, उसका जितना ख्याल रखोगे ना आप उतना वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जी। यस। जितना आप सो उसे। ये भी एक करके आप कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है ये इसका। बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम्म या उसको रेशम के कपड़े में आप लिपट के रखो तो भी अच्छी बात है। थोड़ा अच्छा सा कपड़ा हो, हम्म सफेद कलर का या पीला जो भी अच्छा लगे आपको, वो तो रेशम का। हेतल जी, हम्म आपका जो है पेंडुलम है, उसमें रस्ट वगैरह नहीं लगा कभी? क्योंकि अगर आप नहीं लगता अंदर है। भी जाएंगे तो। नहीं लगता है, क्योंकि हम टाइम पीरियड के लिए ही अंदर रखते हैं, और उससे क्या होता है कि गंगा जल में कोई भी नेगेटिविटी नहीं लगती है। नहीं वो मेन तो ठीक है, बट बेनिफिट वो होता है। नहीं, हम बट ऐसे क्योंकि ही पेंडुलम उसको। अलग अलग चीजों से बनता है ना, उसकी चेन वगैरह तो आई नो, नहीं स्टील की लगता या है, मेरा आयरन की तो होती नहीं है। लगा है आज तक। और मेरा ओके। जो पेंडुलम है ना, उसका मैंने चेन भी सिल्वर का बनाया हुआ है। अच्छा, तभी। क्योंकि चांदी और हाँ, चांदी मेटल बनने के का बाद तो जो फिर होता मूव है। गया ना वो, हाँ। हाँ, और मेटल का जो होता है वो बेस तो खैर मेटल का ही रहेगा, उसको नहीं बनवा हम्म सकते सिल्वर का। हम्म। पर पीछे की जो चेन होती है ना, वो सिल्वर की होती है। और ये गंगा जल के साथ करते इतना सुपर्ब रिजल्ट मिलता है ना, वो कॉम्बिनेशन ही अलग हो जाता है बिल्कुल।
और उसको This is a very कोई good. नेगेटिविटी नहीं लगती, क्योंकि कई बार होता है ना, हम प्लेस पे जाते हैं तो जैसे हमें नेगेटिविटी पता चल जाती है कि यहाँ पे एंटिटी या कुछ भी है, वो लग जाता है, तो वो इस पे लगता नहीं है। और गंगा जल में, और अगर कहीं हमें ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि यहाँ एंटिटीज हैं कुछ सराउंड में, तो हर क्वेश्चन के बाद गंगा जल में डीप कर लो। एक बिलीव मी, आप एक बार करके देखना, बहुत इतना सटीक आंसर मिलता है ना, कोई नेगेटिविटी नहीं लगती इसमें। Okay, that is a very good thing I learned from you because गंगा जल वाला मुझे नहीं, ये पता मैं करती हूँ, ये दिस आई डू, और ये मुझे बहुत इसका बेनिफिट मिलता है, तो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू ऑल गाइस। बिकॉज एंटिटीज के लिए तो व्हाट आई डू इज आई स्कैन विद द स्कैनर। मैं स्कैनर यूज करके देख लेती हूँ कि इसमें है कि नहीं है, नहीं तो वहां पे आसपास उसकी मिट्टी उसको डाल करके ना बॉक्स में हम स्कैनर में लगा के चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आई डू इट विद दैट, बट ये गंगा जल वाला इज वेरी इजी, तो मुझे वो बैग नहीं कैरी करना पड़ेगा स्कैनर का ना। दैट इज वेरी गुड ऑप्शन, आई विल ट्राई दिस ऑल्सो। अभी जाऊंगी ना, क्योंकि अब जो लैंड है वो है भी वो गाँव के साइड पे ही है, वो इंडस्ट्रियल लैंड है, किसी ने परचेज किया, तो आई विल बी गोइंग देयर नाउ। तो अभी आई डू इट, आई डू दिस ऑल्सो। एक नक्षत्रा वाला देखे, गंगा जल वाला, इस बार ये ट्राई करके देखती हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही? आगे बढ़े। हाँ जी सर। हेतल मैम, आपकी मुझे आवाज नहीं आई। अभी फिर क्या करना है दूसरा? हाँ, मैंने म्यूट रखा था। हाँ, एक और प्रयोग है आगे दूसरा। हाँ, के लिए जैसे 1 फुट गड्ढा बनाकर उसके भीतर चारों तरफ, यानी चारों तरफ और नीचे भी, बेस में भी गोबर या मिट्टी से लिपकर उससे मिट्टी का कच्चा यानी बिना पक्का नहीं करना है उसको, कच्चा सराव यानी सकोरा, कच्चा जो मिट्टी से आप बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम दिया जलाते हैं? सकोरा यानी वो ऐसे कुल्हड़ जैसा, जिसमें हम दिया जलाते हैं, बराबर है? हाँ, दिया जलाते, कोड़िया हाँ, कोड़िया बोलते हैं, गुजराती में कोड़िया बोलते हैं, बराबर है? तो वो क्या करना है, पहले हमें उसको लिप देना है, वो 1 फुट का जो खड्डा किया है ना चारों तरफ, और नीचे तल में मिट्टी से या गोबर से उसको फिर उसी मिट्टी से कच्चा, पक्का हुआ नहीं, जो कोड़िया पक्का हुआ तो वो नहीं, सिर्फ कच्ची मिट्टी से बना लिया, बराबर है? कच्चे उसको उससे घी से भर दो, उसमें चारों दिशाओं में 4 बत्तियां रुई डाल दो, 4, उसको फिर जलाओ। आपने वो कोड़ी बना लिया ना मिट्टी, कच्ची मिट्टी की, समझ में आया? उसमें यानी उसमें से जो मिट्टी निकली है उसी का कोड़ा बनाया हमने। उसी का बनाओ, या कोई भी मिट्टी लाओ चलेगा। सिर्फ आपने क्या करना है, 1 फुट बाय 1 फुट का खड्डा किया, उसको मिट्टी से या गोबर से लीप लेना है चारों ओर, और नीचे फ्लोर भी, नीचे से जो भाग है ना वो भी, वो खड्डे का। फिर जो है ना कच्ची मिट्टी का वो कोड़िया बनाया, दिया जैसा बनाया हमने बड़ा सा थोड़ा, उसको घी से भर दिया आपने, और चारों दिशा में एक एक बात लगा दी, फिर उसको अब जलाना है चारों बातों को। यदि चारों दिशाओं की बत्तियां यानी चारों बातें जलती रहे तो वो भूमि वास्तु योग्य जाननी चाहिए, वो जो जमीन जो है उत्तम है, उसके अंदर आपको दिया डाल देना है, ठीक है? वो चारों दिशाओं का जलने वाला आप अंदर डालोगे ना, तो चारों दिशाओं से यदि वो जलते रहता है तो वो उत्तम है। तो उसमें क्या करना है, पूर्व में ब्राह्मण, दक्षिण में क्षत्रिय, पश्चिम में वैश्य यानी व्यापारी लोग, तथा उत्तर दिशा में शूद्र अपने घर बना सकते हैं। और ये जो परीक्षा है पूरा जो ग्राम जो है ना, यानी हम पूरे एक सोसाइटी बनाते हैं, नगर बनाते हैं, उसके लिए खास है। बड़ा सा प्लॉट है जहाँ नया पहले क्या करते थे, नए ग्राम जो बनाते थे ना, नगर बनाते थे, तो उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता था कि कौन सी बस्ती हमें कहाँ बनानी है, वैष्णव की बस्ती कहाँ होनी चाहिए, शूद्र की बस्ती कहाँ होनी चाहिए, व्यापारी की बस्ती कहाँ होना चाहिए, फिर ब्राह्मणों की बस्ती कहाँ होना चाहिए, मंदिर किस तरफ से होना चाहिए, तो उसके लिए ये परीक्षाएं होती थी। तो उस भूमि के लिए ये परीक्षाएं होती थी, ठीक है? हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। उसका एक और तरीका ये भी है, ज्योति भूमि में बीज बोकर भूमि की परीक्षा, यानी जो भूमि है उसमें हल से जुती हुई भूमि में सभी प्रकार के बीजों को बो दे, यानी जो आपके पास है, फिर देखिए कि वह 3 दिन अथवा 5 दिन अथवा 7 दिन
कितना समय उगने में लगाते हैं। तो यदि ऊपर बोए यानी उक्त बोए गए बीज 3 रात्रियों के उपरांत उगाए तो वो भूमि वास्तु के लिए शुभ होती है। 3 दिन में यदि उसमें से अंकुर निकलते हैं तो, यदि 5 रात्रि में यानी 5 दिन के बाद बीज उगे तो वो भूमि वास्तु के लिए मध्यम है। फिर यदि 7 दिन यानी 7 रात्रि के बाद उसमें से बीज के अंकुर निकलते हैं तो वास्तु है तो उस भूमि को निंदित समझना चाहिए, यानी वास्तु है तो उस भूमि को अशुभ मानना चाहिए। यह भी एक तरीका उस समय हुआ करता था और आज भी आप गांव में उसको ऐसा कर सकते हो कि जो भूमि आपने ली है उसमें कुछ भी बीज आपने डाल दिए, गेहूं जो भी है, बाजरी गेहूं जो भी है, वो बीज आपने डाल दिए, फिर जाके देखो कि 3 दिन में यदि अंकुर निकल आए उसमें से फूट गया तो वो जमीन अच्छी है। सिंपल, आप कहीं पर भी छोटा सा टुकड़ा भी कहीं पर भी आज भी लेते हो तो ये भी आप कर सकते हो। 5 दिन के बाद निकलता है तो वो मध्यम है, और 7 दिन के बाद उसमें से अंकुर निकलते हैं उस बीज में से, तो उसे हमें अवॉइड कर देना चाहिए। यह भूमि परीक्षा के कुछ नियम है। तो आज प्लॉट लेके आप ये भी कर सकते हो, साथ साथ में दोनों प्रकार से आप उसको देख सकते हो। फिर बीज बो के हम दूसरी प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। तिल अथवा जौ जो आता है ना, या सरसों अथवा सर्व धान्यों से उक्त भूमि को कुल्हाड़ी से खोद कर सिंचित कर भी बो दे। उसको खोद के थोड़ा सा खड्डा खोदा, उसमें कुछ भी धान्य ले लिया हमने, जैसे तिल है, जौ है, सरसों है, या कोई भी धान्य है, उस भूमि में हमें खड्डा खोद के हमने उसमें डाल दिया। ठीक है। फिर सर्व धान्य न उगे तो उस भूमि में वास नहीं करना चाहिए। जो आपने 3-4 अलग अलग डाले हैं ना, तो यदि वो सारे के सारे नहीं उगते हैं तो उस ऐसी भूमि में भी वास नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में कहा गया है। तो भूमि परीक्षण इस तरह से भी हम कर सकते हैं। विमर्श कहने का मतलब यह है कि एक परीक्षा भूमि की उर्वरा शक्ति जानने के लिए होती है, यानी भूमि की जो एनर्जी जो है वो हम इससे हम जान सकते हैं। जैसे आज हम स्कैनर लेके चलते हैं ना, तो हो यहाँ आप इस भूमि को उसकी शक्ति से इस तरह से माप सकते हो। यदि उद्योग या फैक्ट्री आदि लगाना हो तो ऐसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ फैक्ट्री वगैरह लगाना है तो ऐसी परीक्षा की वहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपजाऊ भूमि में कारखाने लगाकर कृषि क्षेत्र को घटाना राष्ट्र हित में नहीं है। ऐसा शास्त्र में भी कहा गया है और अभी भी लोग मानते हैं। क्योंकि जो भूमि में आज भी फल फूल उगते हैं उस भूमि को आप काट के वहां फैक्ट्रियां लगाओगे तो वो नुकसानदेह है, ऐसा कहना है। तो वो परीक्षा वहां भूमि के लिए उसके लिए नहीं करनी है हमें। जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है ना, तो ये क्योंकि वो तो फिर अच्छी भूमि में तो वो सब उगने वाला ही है, समझा। भूमि जो खेती लायक भूमि है उसमें तो ये सब धान्य सब अच्छी तरह से उगने वाले ही हैं। फिर आप कहोगे भाई ये कारखाने के लिए अच्छी है भूमि, चलो यहाँ कारखाना लगाते हैं, यानी वो कृषि क्षेत्र की भूमि तो कम हो गई, या आपने वहां बिल्डिंग बना दी। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि बड़े बड़े जो कारखाने लगाते हैं ना, उसके लिए ये परीक्षा नहीं करनी चाहिए, ये आवश्यकता यहाँ नहीं है। उसके लिए कौन सी भी भूमि वहां चल सकती है, बंजर भूमि भी फैक्ट्री के लिए चल सकती है। यहाँ कहने का मतलब ये है जो भूमि उपजाऊ नहीं है ऐसी भूमि में आप कारखाने फैक्ट्रियां ये डाल सकते हो। उसके लिए भी भूमि परीक्षण की यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है। और एक भूमि परीक्षण परीक्षा दी हुई है कि जो भूमि है स्थानीय भूमि में एक धूल आपको लेनी है, वहां पे उसको आकाश में फेंकना है ऊपर। जिस भूमि पे आप खड़े हो वहां से मिट्टी या धूल लेना है, एक मुट्ठी आपने भर ली, आकाश में उड़ा दिया आपने। यदि वो भूमि नीचे की ओर आए तो वो भूमि अधोगतिदायक होती है, और यदि वो फेंकी गए स्तर पर ही छितरा जाए तो वो मध्यम होती है। यानी जहां आपने हाथ में उठा के फेंक दिया वो वहीं पर तितर बितर हो जाती है, वहीं पर छितरा जाती है, तो वो मध्यम है, फैल जाती है। हाँ। और यदि वो रज ऊपर की ओर चली जाए, यानी वो जो
आपने मिट्टी उड़ा ली या रेती है वो ऊपर की ओर चली जाए तो वो उन्नति कारक होती है, यानी वो भूमि शुभ होती है, फायदे कारक होती है। तो इस तरह से भी भूमि का परीक्षण पहले किया करते थे और अभी भी उसको हम कर सकते हैं, भूमि की रेती को या मिट्टी को उछाल के। फिर सामान्य दृष्टि से शुभ तथा वास योग्य भूमि कौन सी होती है, यानी आवास योग्य भूमि कौन सी होती है वो हम देखेंगे। जहां आसपास की जो भूमि होती है वो उपजाऊ हो, फिर गोपाल आदि योग्य हो तथा ब्राह्मण आदि सज्जन पुरुष जहां पुरुष से ही निवास करते हो, यानी जिस भूमि के आजू बाजू में अच्छे लोग रहते हो, कहने का अर्थ यही है, ऐसे भूमि में निवास करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को ज्योतिषी से पूछकर शुभ मुहूर्त में ही वह घर बनाकर रहना चाहिए। यह मुहूर्त की बात आ गई, बताइए उन्होंने कि गृहस्थ यानी निवास की योग्य भूमि पे यदि हम निवास बनाते हैं तो हमें मुहूर्त देखकर ही वहां निवास बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। अब इन सब का अभिप्राय यह है कि ऐसे स्थान को निवास हेतु चुनना चाहिए जहां का वातावरण प्रदूषित न हो, जहां वातावरण शुद्ध हो, प्रदूषित न हो, ऐसी भूमि में हमें निवास करना चाहिए। ये शास्त्रों का कहना है। जो आजू बाजू में अच्छे लोग रहते हो, उपजाऊ भूमि हो, ब्राह्मण यानी सज्जन भूमि, यानी ब्राह्मण तो पहले सज्जन ब्राह्मणों को गिना जाता था, यानी उत्तम पुरुष वही गिने जाते थे उच्च वर्ग के। और आज के परिप्रेक्ष्य में हमें ये देखना है कि हमारे आजू बाजू अच्छे लोग निवास करते हो तो ऐसी भूमि में हमें निवास करना चाहिए, ऐसी संगति में हमें रहना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ हमें निवास करना चाहिए। तो ये हो गए भूमि की परीक्षाएं। अब आते हैं हम आगे के टॉपिक के अंदर। गृहारंभ के समय जो शुभ शकुन होते हैं वो हम देखते हैं। वो शास्त्रों में लिखा गया है कि गृह प्रारंभ जब आप करते हो उस समय शंख की ध्वनि, अध्ययन यानी वेद पाठ कहीं होता हो, फिर कहीं जल पूर्ण कलश, जल से भरा हुआ कलश, ब्राह्मण, वीणा यानी कोई भी सारंगी वगैरह होती है, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हारमोनियम है, सारंगी है, बेंजो है, केसियो है आदि, ढोल, नगाड़े, चंग, डफली, खंजरी यानी म्यूजिकल कोई भी वाजिंत्र है, इन सब की ध्वनि शुक्लांबर धारिणी कन्या, सुगंधित, मिट्टी, पुष्प, सुवर्ण यानी गोल्ड, चांदी, मोती, प्रवाल, उत्तम भोज्य पदार्थ, ये सब देखने में गृह प्रवेश कार्य में शुभ शकुन होते हैं। यानी ये सब चीजें यदि आपको दिखाई देती हैं, शंखनाद सुनाई देता है या कहीं कलश, पानी से भरा हुआ कलश हो, या ब्राह्मण सामने आ गया, या कहीं म्यूजिक बज रहा हो, यानी वीणा है, ढोलक है, नगाड़े बज रहे हैं, या कोई इन सब की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है जब आप गृह प्रवेश करने जा रहे हो उस समय, पुष्प, सुवर्ण, चांदी, मोती, फिर उत्तम भोज यानी उत्तम खाद्य पदार्थ से सजी हुई थाली कहीं आपने देख ली, तो ये सब शुभ शकुन माने जाते हैं। ये सब देखने में गृह प्रवेश कार्य में समय शुभ शकुन के होते हैं, ये सब शकुन है। उसी तरह मृग यानी डियर, अंजन यानी सुरमा, खूंटे पर बंधा हुआ एक पशु, पगड़ी या टोपी या मुकुट, चंदन, दर्पण, व्यजन यानी हाथ से चलने वाला पंखा जो होता है, पहले जमाने में होता था वो हाथ से चलाने वाले पंखे होते थे, फिर वर्धमान यानी कंघी, इससे हम बाल बनाते हैं, इनका दर्शन भी शुभ फल प्रदान करता है। तो यदि आप गृह प्रवेश करने जाते हो तो ये सब समझो आपको दिखाई देता है। मृग तो शायद अभी न मिले, फिर सुरमा है, खुट्टे से बंधा हुआ कोई पशु है, पगड़ी, टोपी, मुकुट, तो भगवान को मुकुट पहनते हैं वो है, चंदन है, दर्पण है, हाथ से चलने वाला पंखा है, कंघी है, इन सब को भी हम शुभ फल प्रदान कर या शुभ फल देने वाले मानते हैं। ये शुभ शकुन है। उसी तरह मांस, दही, दूध,
नृयान यानी पालकी तथा मानव चलित रिक्शा। अभी जो रिक्शा आती है वो श्वेत छत्र यानी छाता, राजत के ऊपर जो पकड़ते हैं ना वो श्वेत। फिर मछली, मिथुन यानी पशु पक्षी या मानव दंपति या प्रेमी प्रेमिका, इनके दर्शन मनुष्य को स्वास्थ्य तथा सफलता देते हैं। निर्मल कलश, गीतों की ध्वनि, श्वेत बेल, मृग तथा ब्राह्मण, ये गृह प्रवेश या नगर प्रवेश के समय दाहिनी ओर शुभ संकेत देते हैं। यानी ये दाहिनी ओर है, यदि आप घर के प्रवेश करते हो या बाहर से किसी नगर में प्रवेश करते हो तो ये दाहिनी ओर यदि आपको दिखाई दे तो ये शुभ संकेत है, तो उस समय गृह प्रवेश करना अच्छा है। हाथी, घोड़ा, सुवासिनी स्त्री यानी नवविवाहित स्त्री जो है वो, या श्रेष्ठ स्त्री, ये सब गृहादि प्रवेश के समय सन्मुख देखने में आए तो शुभ फल देते हैं तथा धन, सुख, आरोग्य आदि देते हैं। ये शकुन गृहारंभ के समय भी शुभ होते हैं। यदि गृह प्रवेश के समय आपने कहीं दही देख लिया, कहीं दूध देख लिया, यानी नवपरिणीत स्त्री देख लिया, फिर कहीं गीतों की ध्वनि सुनाई दे रही है, सफेद बैल आ रहा है सामने से या देख लिया आपने, वो भी शुभ होते हैं। गणिका है, वेश्या, दीपक, माला, फिर श्रृंगार युक्त बाला, जलवृष्टि, ये गृहारंभ तथा गृह प्रवेश में शुभ शकुन देने वाले होते हैं। वेश्या भी हमें शुभ शकुन देती है। आप गृह प्रवेश के समय कहीं जलता हुआ दीपक आपने देखा, माला है या श्रृंगार की हुई बाला है, छोटी सी बच्ची है श्रृंगार करके आ रही है, या आपने उसको देख ली, या उस समय बारिश भी हुई हल्की हल्की, या तो वो शुभ संकेत गिने जाते हैं। ये वो है पॉजिटिव साइन जब आप गृह प्रवेश करते हो, ये पॉजिटिव साइन है। उसी तरह नेगेटिव साइन है दुर्वाणी यानी कठोर वचन, कहीं कोई गाली गलौज कर रहा है, कहीं जोर जोर से चिल्ला रहा है। शत्रुवाणी यानी शत्रुओं की आवाज। मद्य यानी मदिरा। चमड़ा, अस्थि यानी हड्डी। तृण यानी कड़वी वो सूखी घास जो होती है ना, घास एकदम सूख जाती है वो। फिर तुष यानी भूसा। सर्प की जो चमड़ी होती है, केंचली जिसे हम कहते हैं, या सांप। फिर अंगार, राख, कोयला आदि जो होते हैं ना, अंगार हो जाते हैं। फिर कपास की रुई, नमक, कीचड़, पंख यानी कीचड़, नपुंसक, तेल, औषधियां, विष्टा, काले रंग के अनाज, रोगी व्यक्ति कोई सामने से आ गया, तेल, चुपड़ा व्यक्ति यानी तेल लगाया हुआ व्यक्ति। एक मिनट। पतित और जटिल यानी जिसके बाल गंदे हो तथा रूखे हो, ऐसा व्यक्ति सामने आ गया तो। फिर उन्मत्त यानी पागल व्यक्ति। फिर मुंडी, घुटे सिर, नंगा सिर, ईंधन, वीराव यानी गाली गलौज, अपशब्द, अश्लील शब्द बोलने वाले या सुनाई देते हैं उस समय। आपस में लड़ते हुए पशु पक्षी या इंसान भी, आप तथा मनुष्य भी। दिशाओं में आग या धुआं दिखना, जब आप गृह प्रवेश कर रहे हो कहीं धुआं या आग दिखाई दी आपको, आदि गृहारंभ तथा गृह प्रवेश के समय ग्रह की भूमि में शैल्य के सूचक होते हैं। ये सब यदि आपको दिखाई दिया तो ये समझ लेना उस भूमि के अंदर शैल्य यानी अस्थि है। ये समझ में आया? यदि कोई कठोर वचन बोल रहा है, शत्रुवाणी यानी गाली गलौज कर रहा है, या कहीं आपने मदिरा देख ली, दारू है, हड्डी है, सूखा घास है, सांप या सार्प की जो केंचुली होती है, रुई, कपास, नमक, कीचड़, इस तरह से औषधियां, घुटे सिर यानी नंगा सिर,
पशु पक्षी और मनुष्य आपस में यदि झगड़ा करते हो, या दिशाओं में आग या धुआं सा दिखना आदि जो है वो गृह आरंभ तथा गृह प्रवेश के समय उस भूमि में शैल्य के सूचक होते हैं। यानी उसमें शैल्य यानी हड्डी होती है, जिसका अपशकुन हो उस प्राणी या मनुष्य आदि का शैल्य उस घर में होती है, यानी उस भूमि में होती है, अतः उसमें वास नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी चीज आपको वहां दिखेगी उसकी हड्डी यानी उसका शैल्य उस भूमि में होगा, तो ऐसी भूमि अशुभ भूमि है। तो ये नेगेटिव कुछ निशानियां हैं गृह प्रवेश के समय, तो उसे हमने टाल देना चाहिए, या तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि ये अशुभ संकेत हमें दे रहे हैं। तो ये शुभ और अशुभ संकेत थे गृह प्रवेश के लिए। तो हमने भूमि के आकार देखे, भूमि के गुण देखे, फिर भूमि की परीक्षाएं हमने देखी किस तरह से करनी है, फिर गृहारंभ एवं प्रवेश हेतु जो सुकन अपसुकन होते हैं वो भी हमने देख लिया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप इसे देख सकते हो कि आप जब घर से बाहर जा रहे हो किसी अच्छे काम के लिए, गृह प्रवेश की तो बात है ही, किसी अच्छे प्रवेश काम के लिए भी जा रहे हो, तो इन चीजों को आप ध्यान रखोगे तो भी आपको उत्तम फल मिलेगा। यानी आप घर से बाहर निकले और आपको पॉजिटिव साइन मिल गई तो आपका काम होगा, नेगेटिव साइन मिल गई तो यूं समझ के लिए कि वहां कुछ दिक्कत आने वाली है। तो इस तरह से भी आप उसे आज के काम में, सिर्फ गृह प्रवेश के लिए नहीं, गृह प्रवेश में तो ये अशुभ है ही, और भी आप कोई शुभ काम के लिए जा रहे हो उसमें भी यदि ये निशानियां आपको मिलती हैं शुभ या अशुभ, तो उस तरह से का परिणाम आपको वहां मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ये खत्म होता है, फिर कल हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जो भी प्रश्न है आपके वो आप ग्रुप में भी डाल देना है तो ठीक है। पूजा जी, हेतल जी, मानव जी। जी सर। जी सर। सर अभी कल क्लास रहेगी? हाँ संडे है ना, कल सुबह है ना 11। तो कल कितने बजे लेंगे? कल सुबह 11 से 1 घंटे का होगा, 12 साढ़े 12 तक हम उसको खत्म कर लेंगे। शनि रवि को मॉर्निंग को ही रहेगी ये क्लास। एक्चुअली आज पितृपक्ष था तो मेरे यहाँ पितृ का कुछ वो थे ना, इसलिए मैंने 12 बजे रख लिया। अच्छा जी। कल 11 बजे होगी, 11 से 12 बजे तक होगी, 1 आध घंटे 10-15 मिनट आगे पीछे होगा, ठीक है। फिर शाम को नहीं है क्लास। ओके सर, ठीक है। कल 11 कोई वीक में 2 दिन ही हम लेंगे ये क्लास, शनिवार और रविवार को सुबह 11 से 12 1 घंटे का क्लास देगा, 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न हो तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, और फिर कल सुबह हम 11 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। नमस्ते।